पाकिस्तान तो एक सूडो डेमोक्रेसी है, बट स्टिल किसके पास होता है? सेना के पास या उनकी सिविल गवर्नमेंट के पास? देखिए विपिन, उनकी सिविल गवर्नमेंट नाम की कोई चीज है नहीं वहाँ। ना तो पाकिस्तान में कुछ सिविल है, ना कुछ गवर्नमेंट है, वहाँ सिर्फ आर्मी है। तो एक स्ट्रेटजिक कोर है जो कि रावलपिंडी में है। उनकी रावलपिंडी की ये जो कोर है, और ये कोलोकेटेड है जीएचक्यू रावलपिंडी के साथ। और ये सारे निर्णय जो हैं उनके चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल मुनीर साहब होंगे, और साथ में उनके जो कोर कमांडर हैं। पाकिस्तान के पास जितने भी इनके स्ट्रेटेजिक कोर्स के अलावा तीन इनके कोर है, स्ट्रेटेजिक कोर है, एविएशन कोर है, डिफेंस कोर है। उसके अलावा इनके जो फाइटिंग फॉर्मेशंस हैं, ये फाइटिंग फॉर्मेशंस के जो कोर कमांडर्स हैं, अगर मैं पाकिस्तान का आपको थोड़ा सा इतिहास याद दिलाऊं, आपको हमेशा ध्यान रहा होगा कि ये कोर कमांडर पाकिस्तान की राजनीति और पाकिस्तान की सैन्य राजनीति जो है, दोनों में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। खास करके टेन कोर कमांडर जो रावलपिंडी के कोर कमांडर हैं, उनकी काफी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो जिस तरीके से पाकिस्तान में अभी चीजें चल रही हैं, मुझे एक अंदेशा ये भी है कि शायद सारे कोर कमांडर भी एक साथ एक मत में नहीं है। हो सकता है मैं गलत हूं, कंफर्म नहीं है मेरे पास जो इनपुट्स हैं। बट पाकिस्तान के आर्मी के अंदर भी शायद इस समय एक सुर में वो नहीं बोल रहे हैं। और पाकिस्तान और हमारे यहाँ सबसे बड़ा जो फर्क है वो यही है कि हम एक स्वर में, एक सुर में और एक सधे हुए तरीके से एक सिविलियन कमांड के अंदर काम करते हैं। विपिन जी। लक्ष्मण, जब ये हम क्योंकि दो युद्ध ऑलरेडी हैं तो रेफरेंस तो वहाँ से ले ही सकते हैं। रशिया और यूक्रेन वाले वॉर में भी बीच बीच में पुतिन साहब ने बातें लाई थी कि मैं न्यूक्लियर पावर का इस्तेमाल कर सकता हूँ, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। पाकिस्तान की भी लाइन कुछ कुछ वैसी है कि अब वो थोड़ा सा चाहेंगे कि उनके हाथ से चीज़ें निकल रही हैं तो इंटरनेशनल कम्युनिटी यहाँ पे थोड़ा इंटरफेयर कर जाए उनकी इस चीज़ से, और फिर उनकी नाक बची रह जाए, वो भी थोड़ी सी गिगर भपकी दें, थोड़ा सा माहौल बनाएं। जी बिल्कुल, ये दरअसल पोस्चरिंग एक की जाती है, लेकिन आपने बहुत सही एग्जांपल दिया कि दो वॉर हम देखे हैं जो लंबे समय से चल रहे हैं और उसमें कहीं भी न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल किया नहीं गया, परमाणु हथियार का इस्तेमाल किया नहीं गया। और परमाणु हथियार मुझे लगता है कि आज के ज़माने में इस्तेमाल करने की बजाय एक दिखाने की चीज़ ज़्यादा होती है कि आप देखिए कि मेरे पास परमाणु हथियार भी हो, इस्तेमाल करने वाली चीज़ नहीं होती है। और आप देखेंगे कि तो कई बार इसी के दम पे पाकिस्तान जब रोता गाता है तो इसी के दम पे रोता है और कहीं से धमकी देने की कोशिश भी करता है कि देखो मेरे पास परमाणु हथियार है। तो आप ऐसा तो है नहीं कि आप हम भारत पे चलाएंगे और भारत चुप बैठेगा, और भारत जब चलाएगा तब तो पूरा का पूरा आपका देश नेस्त नाबूद हो जाएगा, नामो निशान मिट जाएगा। तो इस चीज़ को समझता है। तो ये सिर्फ एक पोस्चरिंग है, और इस तरह की बैठ के हम कर रहे हैं, बैठक करने की खबर चलाना, धमकी देना, ये दरअसल अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करने के बराबर है। लेकिन इसका एक और मकसद जो मैं समझ पा रहा हूँ, शुभांकर और बाकी हमारे पैनलिस्ट वो ज़्यादा बेहतर बताएंगे कि इसका एक मकसद ये है कि इसका एक इंडिकेशन ये है कि पाकिस्तान अब बिल्कुल ध्वस्त हो चुका है। उसके पास अपना कोई अब सैन्य क्षमता नहीं बचा है जिसके जरिए वो भारत पर प्रेशर बनाए। पहले ड्रोन से हमले किए, उसके सारे ड्रोन नाकाम कर दिए गए। फिर वो मिसाइल से हमला किया, मिसाइल नाकाम कर दिया गया। सीमावर्ती इलाके में वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा फायरिंग हो रही है, उन सारे फायरिंग का मुंह तोड़ जवाब दिया जा रहा है। अब पाकिस्तान को लगता है कि हम जितने भी तरकीब थे सारे तरकीब तो हमारे निकल गए, अब तो हम कुछ कर नहीं पा रहे हैं। तो इस बौखलाहट का एक नतीजा है कि चलो इसका एक पोस्चरिंग करके देखते हैं, इसकी एक धमकी देकर देखते हैं कि अब शायद भारत शायद यहाँ पे कंट्रोल करे। लेकिन ये जितना वो सोचता है उससे 10 कदम पहले भारतीय सेना वहाँ पे तैयार बैठी रहती है। हर एडवांस प्लानिंग का आलम यह है कि जहाँ तक वो सोच नहीं पाता उस हद तक हम प्लानिंग करके बैठे हैं। अब देखिए ना आप कि वॉर हो रही है सीमा पे, सेना वहां पे इंगेज है, और गृह मंत्री बैठक किसके साथ कर रहे हैं? जो पैरामिलिट्री फोर्सेस के डीजी हैं उनके साथ बैठक कर रहे हैं कि देश के किसी भी कोने में किसी भी तरह की हरकत हो तो उसका मुंह तोड़ जवाब दे सके। इस तरह की बात है। मैं दूसरे सीमा की बात कर रहा हूं, भारत पाकिस्तान सीमा तो छोड़ दीजिए, वहां तो जो चौकसी है वो है। नेपाल की सीमा हो, चीन की सीमा हो, दूसरी सीमाओं पर भी चौकसी उसी तरह से बढ़ाई गई है। आज पाकिस्तान इस तरह की हरकतें कर रहा है, लेकिन हमने अपने समुद्र में इतना अच्छा बंदोबस्त कर रखा है कि वहां से कोई हरकत करने की जरूरत कर नहीं सकता। वहां से हम लोग पाकिस्तान को बिल्कुल घेर कर रखे हुए कि हमारे पास यहां भी पूरी तैनाती है। तो
हम लोग एडवांस प्लानिंग इतना ज़्यादा किए हुए, हर स्थिति को पहले से कल्पना करके अनुमान लगा के हमने बहुत ही बेहतर तैयारी की है। और शायद यही वजह है कि 48 घंटे हुए हैं अभी। कल रात में 8:30 बजे से हम लोग देखे थे ये घटनाक्रम होना, वो भारी गोलीबारी और ड्रोन का अटैक किया जाना, और अभी हम लोग बैठे हैं करीब 8 बज रहे हैं। तो ये 48 घंटे 36 घंटे के भीतर भीतर पाकिस्तान ने अपने सारे हथियार आजमा के देख लिए और उसको लग गया कि नहीं, हमारे पास जो है सो जो भी हथियार जो मान के बैठे थे वो भारत के खिलाफ कम से कम कारगर नहीं होंगे। और एक और बड़ी बात कि इस सारे हथियारों के जवाब में भारत ने जिस तरीके से अपने एयर डिफेंस सिस्टम का प्रदर्शन किया, भारत ने जिस तरीके से जवाबी कार्रवाई की, इस बात का अनुमान था ही नहीं दुश्मनों को कि भारत के पास इस तरह की क्षमता भी है। तो एक तरीके से भारत की इस क्षमता का भी अंदाजा उन्हें चल गया है, जो अब तक उनको अंदाजा नहीं था। सिर्फ पाकिस्तान को नहीं चला है, पाकिस्तान को पर्दे के पीछे लुका छिपी करके समर्थन देने वाले देशों को भी पता चल गया है कि देखिए जी, भारत के पास तो ये सारी चीजें तो हमको तो अंदाजा ही नहीं था। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि पाकिस्तान के हमलों का जवाब देना। और दूसरी चीज कि अगर अभी किसी भी तरह के बातचीत करके भारत रुक जाता है तो फिर बहुत फायदा होता नहीं है। आप जब इस हद तक पाकिस्तान ने उकसाया ही, भारत ने जवाब दे ही दिया, तो अब उस जवाब को अंजाम तक पहुंचाना मुझे लगता है कि एक स्ट्रेटजी का हिस्सा होगा। क्योंकि अंजाम तक नहीं पहुंचाएंगे, छोड़ देंगे, तो फिर हो सकता है कि पाकिस्तान पहलगाम जैसा हमला या दहशतगर्दी फैलाए यहाँ पर। तो अब इसे अंजाम तक पहुंचाने की ठान रखा है। और प्रधानमंत्री मोदी का जो बार बार बयान आया था, जिसको हम लोग बहुत ज़्यादा पढ़ नहीं पाए शुरू से ही, कि ये अभी शुरुआत है, हम इसको अंजाम तक पहुंचाएंगे, हम उनके आतंकवाद को समर्थन देने वालों तक को हम उसको सजा देंगे, न्याय दिलाएंगे। तो आज उस लाइन को देखिए और आज के घटनाक्रम को देखिए तो आपको दिख जाएगा कि बड़े सिलसिलेवार ढंग से हर चीज बहुत ही प्लान तरीके से भारत ने किया था, जिसका नतीजा अभी आपको देखने को मिल रहा है। विपिन जी बिल्कुल, तो ये सही एनालिसिस है, बढ़िया एनालिसिस किया लक्ष्मण आपने कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है, किस हिसाब से पाकिस्तान क्या सोच रहा है और किस तरीके से वो अपनी रणनीतिक जाल में फंस रहा है। हालांकि जो हम बात कर रहे थे कि जैसे न्यूक्लियर चीज़ों की बात आएगी, कुछ ना कुछ इंटरनेशनल कम्युनिटी से रिएक्शन आएगा। G7 देशों ने शांति की अपील की है, इस तरह की खबरें अब आ रही हैं और उन्होंने कहा है कि नागरिकों की सुरक्षा पर चिंता जताई है। और वही बात जो हमेशा होती है कि दो न्यूक्लियर पावर्स हैं, अगर ये एंगेज करते हैं तो एक पर्टिकुलर क्षेत्र में या दुनिया में शांति का जो माहौल है वो ख़राब होता है। और उन्होंने कहा है कि दोनों ही देश थोड़ा डी-एस्केलेट करें सिचुएशन को। लेकिन लेट्स सी आगे यहाँ पर क्या होता है। एक छोटा ब्रेक यहाँ पर ले लेते हैं और आके सिचुएशन को थोड़ा और एनालाइज करेंगे, क्योंकि काफ़ी कुछ घट गया है बीती रात में। वो आपको एक अपडेट दोबारा देंगे और 10 बजे सेना की प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है, वहाँ से हमें ताज़ा अपडेट मिलेंगे। लेकिन फिलहाल के लिए एक छोटा सा ब्रेक से तुरंत लौट कर आएंगे।